दोस्तों बहुत दिनों से साइबर कैफ़े ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियोज़ नहीं आ रहे थे क्योंकि दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तबीयत बिगड़ चुका था। तो दोस्तों आज का जो ये टॉपिक है ना, इसमें हम बात करेंगे कि किस प्रकार से आप जो है विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई करेंगे। और सही दोस्तों, जो विधवा पेंशन योजना का जो फॉर्म होता है किस प्रकार से आप डाउनलोड करेंगे, ये सारी जानकारी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देंगे। जो कि विधवा पेंशन योजना का 5 पेज का फॉर्म होता है और बिल्कुल बारीक से आप समझिएगा, क्योंकि विधवा पेंशन योजना के लिए तो बताते सारे लोग हैं कि किस प्रकार से अप्लाई करनी है, लेकिन बीच में कुछ 2-3 ऐसे भी पॉइंट है जिन्हें कवर करना होता है, नहीं तो आप विधवा पेंशन योजना के लिए सही तरीके से अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो बिल्कुल बारीकी से आप इस वीडियो को देखिए और समझिए कि किस प्रकार से आपको विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई करनी है। तो जैसा कि दोस्तों आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये है विधवा पेंशन योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि आखिरकार इसे भरेंगे किस प्रकार से। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और बता दूं कि ये जो फॉर्म है ये तो आप विधवा पेंशन में लगा ही सकते हैं और साथ में वृद्धा पेंशन और विकलांग पेंशन यानी कि तीनों पेंशन योजना के लिए आप सेम टू सेम यही फॉर्म अप्लाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों ये जो फॉर्म है प्रपत्र 1, ये कुल मिलाकर के 2 प्रतियों में आपको मिलेगा, यानी कि ये कुल मिलाकर के 2 फॉर्म होगा, यानी कि दोनों फॉर्म में सेम टू सेम आपको डाटा भरना है। जैसे कि प्रपत्र 1 में एक ये फॉर्म हुआ यानी कि पेज 1 और साथ में इसी का एक और पेज मिलेगा जो कि पेज 2 यहाँ पे ये रहा, बिल्कुल सेम टू सेम है। जैसे आप ऊपर में फिल करेंगे यहाँ पे डाटा सेम टू सेम यही डाटा आपको क्या करना है, तो पेज नंबर 2 में भरना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं कुल मिलाकर के टोटल 5 पेज का ये फॉर्म होता है, जो कि हर पेज को किस प्रकार से आपको भरनी है बिल्कुल बारीकी से यहाँ पे देखेंगे। तो जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है पेंशन योजना का नाम। तो यहाँ पे आप किस योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि वृद्धा पेंशन योजना या फिर विधवा पेंशन योजना। तो चूंकि हम विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे जो भी नाम आप देख पा रहे हैं ना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन, यही आपको सेम टू सेम यहाँ पे आपको लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पे आवेदक आवेदिका का नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी आवेदिका हैं उनका नाम यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे कि मान लीजिए किन्हीं का नाम कोमल देवी है, तो यहाँ पे वो अपना नाम लिखेंगे कोमल देवी, ठीक आवेदिका का नाम के सामने। और साथ ही उनके पिता या पति का नाम यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो जो भी इनके पति का नाम है, जैसे कि मान लीजिए इनके पति का नाम था मोहन सिंह, तो यहाँ पे अब लिखेंगे स्वर्गीय मोहन सिंह, क्योंकि विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पति के सामने स्वर्गीय लगाना अति आवश्यक है। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं पूरा पता, जो कि ग्राम मोहल्ला में यहाँ पे वो अपना गांव का नाम लिखेंगे और साथ ही पंचायत वार्ड नंबर वाले सेक्शन में यहाँ पे क्या करेंगे, तो या तो वो अपने पंचायत का नाम लिखेंगे या फिर वार्ड संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा जो भी पोस्ट ऑफिस है इनका, वो पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखना है। साथ ही जो भी प्रखंड है वो प्रखंड यहाँ पे लिखना है। साथ ही थाना यहाँ पे लिखेंगे, अनुमंडल यहाँ पे लिखेंगे, जिला यहाँ पे लिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे एक चीज और डाउट चल रहा होगा कि क्या जो आवेदिका हैं क्या वो अपने मायके का एड्रेस यहाँ पे डालेंगे या फिर ससुराल का। तो जो भी आवेदिका हैं ये अपने ससुराल का एड्रेस यहाँ पे डालेंगे, यानी कि पति का एड्रेस यहाँ पे डालना है। इसके अलावा दोस्तों कोटि, अनुसूचित जाति या फिर जनजाति, पिछड़ी जाति, अति पिछड़ी जाति या फिर सामान्य, यानी कि दोस्तों ये आपसे जाति का कैटेगरी पूछ रहा है कि क्या आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से, बीसी, ईबीसी या जनरल से, वो चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है। तो जैसे कि अगर मान लीजिए बीसी से बिलोंग करते हैं तो पिछड़ी जाति इसका हिंदी नाम है, तो यहाँ पे हम नॉर्मली लिखेंगे पिछड़ी जाति। इसके अलावा आवेदक का पहचान चिन्ह बोला जा रहा है, तो जो भी आवेदिका हैं इनका कोई भी एक पहचान चिन्ह डालना पड़ेगा। जैसे कि इनके मुंह पे यदि मान लीजिए कोई एक दाग धब्बा है तो यहाँ पे लिख देंगे मुंह पे दाग है। साथ ही स्क्रॉल डाउन करते हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं अब आपसे 6 नंबर में पूछा जा रहा है पेंशन अर्हता संबंधी सूचना। अब यहाँ पे जन्म तिथि लिखने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ पे उनका जन्म तिथि लिखना है। जो अप्लीकेंट हैं यानी कि जो अप्लाई कर रहे हैं वो अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखेंगे। साथ ही आवेदन देने के समय उनका आयु कितना है, तो वो आयु यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि 60 साल, 30 साल, 40 साल, 45 साल, यहाँ पे वो फॉर्मेट में आपको लिखना है। अगर मान लीजिए वो बीपीएल संख्या से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे बीपीएल का क्रमांक संख्या आपको डालना है और प्राप्तांक को वैसे ही खाली छोड़ देना है, यहाँ पे डालना अनिवार्य नहीं है। और यदि मान लीजिए बीपीएल संख्या नहीं है तो इसे भी खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है विधवा पेंशन योजना के लिए। लेकिन यदि मान लीजिए जिनके पास बीपीएल लिस्ट नहीं है, बीपीएल संख्या नहीं है, तो इनके लिए एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगाना होता है। वो कौन सा डॉक्यूमेंट है वो आगे हम बात करेंगे, फिलहाल के लिए भरना सीख रहे हैं। जैसे कि विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का प्रतिशत। अब दोस्तों ये उनके लिए है जो विकलांग फॉर्म के लिए ये आवेदन देना चाह रहे हैं। अब कुल मिलाकर के स्टार्टिंग में ही हमने आपको जिक्र करा लिया था
कि भाई ये जो फॉर्म है ये तीनों पेंशन के लिए है। तो यहाँ पे यदि विकलांग योजना के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे जो भी उनके विकलांग सर्टिफिकेट में परसेंटेज प्रतिशत लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि 40%, 50% या 60%। अब चूंकि हम विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसे खाली छोड़ेंगे। अब यहाँ पे घ नंबर में बोला जा रहा है आधार संख्या। तो जो भी अप्लीकेंट हैं, जो भी आवेदिका हैं, उनका आधार संख्या ठीक इसके सामने लिखना है। साथ ही उनका पहचान संख्या यहाँ पे लिखेंगे, जो पहचान पत्र का नंबर होता है, वोटर आईडी नंबर होता है, वो नंबर ठीक यहाँ पे इसके सामने लिख देना है। अब 6 नंबर में बोला जा रहा है बैंक खाता संख्या एवं IFSC कोड का ब्यौरा जो कि बैंक पासबुक की छाया प्रति संलग्न करे। यानी कि यहाँ पे आपको नहीं डालना, लेकिन जो बैंक का पासबुक है ना उसका फोटोकॉपी यहाँ पे इसके साथ आपको संलग्न करना है। इसके अलावा बोला जा रहा है मोबाइल संख्या, तो यहाँ पे आप एक्टिव वाला ही मोबाइल नंबर डाल दीजिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो कोई भी एक मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको लिख देना है। साथ ही 7 नंबर में जब हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कुछ डिक्लेरेट करने को बोला जा रहा है, जैसे कि लिखा हुआ है 1 नंबर में मेरा परिवार तथा उल्लेखित आर्थिक स्थिति के अनुरूप है, और साथ ही मैं वृद्ध, विधवा या विकलांग हूँ। यानी कि किस योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं, विधवा के लिए, तो विधवा पे सही का टिक लगा देंगे। इसके अलावा मुझे सामाजिक सुरक्षा की किसी पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है, यानी कि अदर कोई भी पेंशन का हम जो है लाभ नहीं ले रहे हैं। कुछ इस प्रकार से 3 नंबर में डिक्लेरेट किया जा रहा है। और साथ ही यहाँ पे 4 नंबर में बोला जा रहा है मैं, यानी कि नाम आप अपना लिखेंगे, यानी कि जो भी आवेदिका हैं वो अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे। विगत वर्षों से, यानी कि 45 वर्षों से, 30 वर्षों से, 40 वर्षों से किस जिला में, यानी कि आप अपने ससुराल के जिला का नाम यहाँ पे लिखेंगे। राज्य का निवासी आदिवासी हूँ। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे डिक्लेरेट किया जा रहा है। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है आवेदक का हस्ताक्षर या फिर अंगूठे का निशान। तो जो भी आवेदिका हैं अगर वो साइन करते हैं तो यहाँ पे साइन करा लेना है, ऊपर में करवाएंगे। और यदि अंगूठे का निशान लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर में ही अंगूठे का निशान उनसे लगवा लेना है। साथ ही यहाँ पे नीचे देख पा रहे हैं आवेदक के पहचानकर्ता का हस्ताक्षर, यानी कि जो भी आवेदिका हैं इनके साथ कौन पहचान के रूप में खड़ा हो रहे हैं, यानी कि उनके कोई पड़ोसी होंगे या फिर जिनको भी वो पहचानकर्ता के रूप में खड़ा करना चाहते हैं तो उनका साइन यहाँ पे आपको ऊपर में करवा लेना है। साथ ही स्थान में वो अपने गांव का नाम लिखेंगे, यानी कि अपने ससुराल के जो भी गांव है वो गांव का नाम लिखेंगे। साथ ही तिथि लिखेंगे यहाँ पे कि किस तिथि में अप्लाई कर रहा है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। तो दोस्तों प्रपत्र 1 में कुछ इस प्रकार से आपको भरना था। अब जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे प्रपत्र 1 का देख पा रहे हैं, चूँकि 2 प्रतियों में ये फॉर्म आपको मांगा जाएगा। तो ध्यान रहे कि जब भी कोई भी ग्राहक को आप यदि ये फॉर्म दे रहे हो तो ध्यान रहे कि ये टोटल फॉर्म आपको प्रिंट करके देना है, यानी कि प्रपत्र 1 का 2 पेज, यानी कि जिस प्रकार से हम आपको देने वाले हैं ये फॉर्म ठीक इसी प्रकार से जो है आपको सेम टू सेम प्रिंट करके सामने वाले को दे देना है। अब चूंकि ये एक ही साथ एक ही PDF में रहेगा और साथ ही ये हर साइबर कैफे भाइयों के पास होना चाहिए, तो इसे प्रिंट करके या फिर डाउनलोड करके जरूर फोल्डर में सेव करके रखिए, क्योंकि जब भी कोई विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके यहाँ यानी कि आपके शॉप पे, खास करके साइबर वाले भाइयों के लिए कह रहा हूँ कि उनके दुकान या शॉप पे जरूर वो व्यक्ति आएंगे, बोलेंगे फॉर्म देने के लिए, तो फॉर्म आप नॉर्मली प्रिंट करके सीधा दे सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ये जो फॉर्म था, जैसा कि ऊपर में आपने सेम टू सेम भरा है वैसा ही सेम टू सेम नीचे आपको डाल देना है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। अब यहाँ पे ये जो 2 नंबर का जो फॉर्म देख पा रहे हैं ना, ग्राम पंचायत कार्यालय शहरी निकाय का सत्यापन प्रतिवेदन, यानी कि यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं भरना है। ध्यान रहे, कुछ भी नहीं भरना है। अब जैसा कि ऊपर में हमने आपको BPL से रिलेटेड एक चीज़ आपको हमने बताया था, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है BPL का क्रमांक संख्या यदि आपके पास नहीं है तो प्रपत्र 2 में देख लीजिए लिखा हुआ है क्लियर रूप से कि यदि मान लीजिए जैसे कि आवेदक BPL में सूचीबद्ध नहीं है परंतु इनकी वार्षिक आय 60,000 के अंतर्गत होना विहित प्राधिकारी अंचलाधिकारी डैश द्वारा अभिप्रमाणित होना चाहिए। यानी कि अगर BPL लिस्ट में उनका नाम नहीं है तो नॉर्मली 60,000 का या फिर 60,000 से नीचे का आय प्रमाण पत्र आपको बनवाना पड़ेगा, जो कि किसी भी साइबर कैफे वाले भाइयों के पास जब आप जाएंगे तो वहाँ जैसे ही आप बोलेंगे कि हमें 60,000 का आय प्रमाण पत्र बनाने हैं तो साइबर कैफे वाले जो भी भाई हैं वो 60,000 का आय प्रमाण पत्र बनाएंगे और वहाँ पे एक उद्देश्य पूछा जाता है तो वहाँ पे लिख देंगे विधवा पेंशन योजना हेतु आवेदन। अब दोस्तों ये जो 60,000 वाला आय प्रमाण पत्र साइबर कैफे से जो आप अप्लाई कराएंगे, ये जरूरी नहीं है कि अप्लाई करने के बाद ये 60,000 का ही बनकर के आ जाएगा। आप बनाएंगे 60,000 का आय प्रमाण पत्र, लेकिन ब्लॉक से क्या होगा यानी कि RTPS काउंटर से क्या होगा तो वहाँ से जो है ना 60,000 नहीं 60 दूना 120 यानी कि 1,20,000 का आय प्रमाण पत्र बना दिया जाएगा। ठीक है, बात को समझ
समझ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल समझ रहे हैं। तो यहाँ पे जब भी आप अप्लाई करा लें 60,000 का, तो ध्यान रहे अप्लाई करने के 24 घंटे के बाद फिर से आप उसी साइबर कैफ़े पे जा कर के और जो आय प्रमाण पत्र आपने अप्लाई कराया है इसका एक ऑफिस कॉपी यानी कि हार्ड कॉपी निकलवा लें। यानी कि जैसे ही उनको आप बोलेंगे कि 60,000 का जो आय प्रमाण पत्र हमने अप्लाई कराया था आपसे, आज हमें यानी कि 24 घंटे बाद क्या करना है, तो इसे हमें डाउनलोड कराना है हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी डाउनलोड कर दीजिए और प्रिंट कर दीजिए। तो वो एक हार्ड कॉपी देंगे और वो लेकर के आपको ब्लॉक पे जाकर के जमा करना है RTPS काउंटर पे, तभी जाकर के 60,000 का आय प्रमाण पत्र बन पाएगा। तो 60,000 का आय प्रमाण पत्र आपके पास होना अति आवश्यक है, जो कि इसके साथ संलग्न करना है। तो जैसा कि ये जो फॉर्म है यहाँ पे क्या करना है, तो इस फॉर्म को आपको भरना नहीं है। किन्हें भरना है ये, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं पंचायत सचिव या पंचायत प्रभारी या फिर सक्षम कर्मचारी का हस्ताक्षर एवं पदनाम। तो यहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं भरना, जो भी पंचायत के सचिव हैं उनसे भरवा करके उनसे साइन करवा लीजिएगा। साथ ही यहाँ पे प्रखंड विकास पदाधिकारी का है, तो ये भी आपको नहीं भरना है। यहाँ पे भी देख पा रहे हैं प्रखंड विकास पदाधिकारी का यहाँ पे साइन मोहर होना है। तो ये सब ब्लॉक में खुद हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। अब बात करें सहमति पत्र का, तो ये जो सहमति है इस फॉर्म को भी आपको भरना पड़ेगा। तो जैसे कि सीडी में यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, जो भी आवेदिका है वो अपना नाम लिखेंगे। साथ ही लाभार्थी संख्या फिलहाल उनके पास नहीं होगा तो इसे खाली छोड़ेंगे, और स्वीकृति या देश संख्या भी खाली छोड़ेंगे। आधार संख्या एवं मोबाइल संख्या बोला जा रहा है, तो यहाँ पे आधार नंबर और कॉमा डाल करके मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है, का धारक सहमत हूँ। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हस्ताक्षर अंगूठे का निशान उनका लगना है जो आवेदिका है। तो यहाँ पे वापस से वो अपना साइन करेंगे। साथ ही किस तिथि में अप्लाई कर रहे हैं वो तिथि लिखेंगे, वो अपना नाम वापस से लिखेंगे, यहाँ पे वो अपना साइन करेंगे, यहाँ पे वो अपना नाम लिखेंगे। साथ ही यहाँ पे पता में वार्ड नंबर से लेकर के यहाँ पे पिन कोड तक पूरा का पूरा पता लिख देंगे। इसके अलावा पहचानकर्ता के रूप में, जैसा कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया था, प्रपत्र 1 में जैसा कि पहचानकर्ता का आपने साइन कराया होगा, तो उनका वापस से यहाँ पे भी क्या करना है, तो हस्ताक्षर करवा लेनी है, उनका नाम लिखवा लेना है। और साथ ही पदनाम या पता यानी कि उनका भी पूरा का पूरा वार्ड नंबर से पिन कोड तक का पता यहाँ पे आपको डाल देना है, यानी कि लिख देना है। स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब है सहमति पत्र सेकेंड, जो कि लास्ट फॉर्म है। भरना किस प्रकार से है सहमति पत्र सेकेंड में, तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं सेवा में शाखा प्रबंधक, और यहाँ पे बोला जा रहा है बैंक का नाम लिखें। तो जिस भी बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे पंजाब नेशनल बैंक, और शाखा वो जो पंजाब नेशनल बैंक में आपने खाता खुलवा रखा है, एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ, तो कहाँ यानी कि उसका शाखा कहाँ है, किस शाखा में आपने अकाउंट खुलवाया है। क्या आप समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना, आपने कहाँ किस शाखा में आपने खाता खुलवाया, तो उस शाखा का नाम यहाँ पे लिखना है। किस तिथि में अप्लाई कर रहे हैं वो तिथि यहाँ पे लिखेंगे। अब विषय में यहाँ पे मेरे नाम से संधारित बैंक खाता संख्या यहाँ पे मांगा जा रहा है। अब आपसे यहाँ पे मेरे नाम से संधारित बैंक खाता संख्या यानी कि आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि अभी बात कर रहे थे पंजाब नेशनल बैंक में यदि आपका अकाउंट खुला हुआ है तो उसका जो भी अकाउंट नंबर है यहाँ पे डालेंगे, और यहाँ पे लिखा हुआ है को आधार संख्या से जोड़ने के संबंध में, यदि नहीं जुड़ा हुआ होगा आधार संख्या आपके अकाउंट से तो यहाँ से जुड़ जाएगा जैसे ही आप इस फॉर्म को भरेंगे। और साथ ही नीचे लिखा हुआ है मैं आपके बैंक में यानी कि शाखा का नाम, जैसे कि अभी जिक्र कराए थे समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, जिस भी शाखा में आपका अकाउंट खुला हुआ है उस शाखा का नाम यहाँ पे लिखेंगे। बैंक खाता संख्या वापस से दोहरा देंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे लिखा हुआ है आधार EID नंबर। EID नंबर क्या होता है, तो एनरोलमेंट नंबर होता है। जब भी आप फर्स्ट टाइम आधार कार्ड बनाते हैं तो आपको एक रिसिप्ट मिलता है जिसमें सबसे टॉप में एनरोलमेंट ID नंबर लिखा हुआ होता है। यदि आपके पास आधार कार्ड खो गया है तो वो रिसिप्ट का जो एनरोल है वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन सभी लोगों के पास आधार कार्ड होता ही होता है। तो आधार संख्या नॉर्मली आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। इसके बाद आधार ग्राही का नाम, यानी कि जिनका भी आधार कार्ड है उस आधार कार्ड में किस प्रकार से नाम लिखा हुआ है, बिल्कुल सही स्पेलिंग हिंदी में आपको यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करते हैं, जो भी एप्लीकेंट है, आवेदिका है, उनका हस्ताक्षर यहाँ पे करवा लेना है या फिर अंगूठे का निशान यहाँ पे लगवा लेना है। साथ ही उनका नाम यहाँ पे लिखेंगे, मोबाइल संख्या लिखेंगे, ईमेल ID में यहाँ पे खाली रख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, या फिर N और बट्टा का सिंबल लगा करके और A लिख सकते हैं, NA। इसके अलावा यहाँ पे ये जो डॉट देख पा रहे हैं यहाँ पे कुछ भी आपको नहीं करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ है आधार संख्या को बैंक खाता से जोड़ने की संपुष्टि, जिसमें श्री श्रीमती यानी कि वापस से आवेदिका का नाम का
पंजाब नेशनल बैंक शाखा समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पटना में संधारित खाता संख्या 0000 को आधार संख्या 00 एवं मोबाइल नंबर 00 से जोड़ दिया गया है। मतलब समझ में आया? जी हाँ। इसके अलावा बैंक द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी, मतलब कि जो भी बैंक में आपका अकाउंट खुला हुआ है, जब आप जाएंगे ये फॉर्म लेकर के बैंक में, क्योंकि ये फॉर्म भरने के बाद आपको बैंक जाना ही पड़ेगा और वहाँ के जो भी बैंक मैनेजर हैं वो यहाँ पे साइन करेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि बैंक के मैनेजर ही होंगे, वहाँ पे जो भी स्टाफ होंगे उनसे साइन मोहर यहाँ पे करवा लेनी है। और साथ ही यहाँ पे आपको तिथि नहीं डालना, यहाँ पे वो खुद तिथि डालेंगे जिस तिथि में यहाँ पे वो साइन मोहर करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रहे इन सब बातों को, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आपको भरना है। तो ये तो रहा फॉर्म भरने की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिरकार इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं और अप्लाई किस प्रकार से करने हैं। तो जैसा कि ये जो 5 पेज का जो फॉर्म है, इसे सबसे पहले प्रिंट आउट करके भर लीजिए और जो भी आवेदिका हैं वो अपना फ़ोटो यहाँ पे चिपकाएंगे। और इसके बाद इसके साथ जो डॉक्यूमेंट आपको लगाना है, सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगाना है। आधार कार्ड के अलावा बैंक का पासबुक, इसके अलावा यदि बीपीएल लिस्ट में नाम होगा तो जैसा कि स्टार्टिंग में जिक्र किए थे बीपीएल नंबर का, तो बीपीएल लिस्ट का फ़ोटोकॉपी करा करके लगाना है। और यदि मान लीजिए आपका बीपीएल लिस्ट में नाम नहीं है, जो कि ये भी बताए थे अभी फ़िलहाल, जिसमें आपको 60,000 का आय प्रमाण पत्र बनवा करके लगाना पड़ेगा यदि किन्हीं लोगों के पास बीपीएल लिस्ट नहीं है तो। लेकिन ध्यान रहे 60,000 का ही आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर 60,000 से नीचे का 55,000, 50,000 बिल्कुल चलेगा। इसके अलावा बात करें अगला डॉक्यूमेंट का, तो अगला हो जाता है मृत्यु प्रमाण पत्र। यानी कि जो भी आवेदिका हैं इनके पति का जो भी मृत्यु प्रमाण पत्र है वो मृत्यु प्रमाण पत्र इसके साथ संलग्न करना है। लेकिन यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट और बढ़ जाएगा। यदि मान लीजिए आवेदिका के पति का जो मृत्यु का तिथि है, यदि आवेदन करने के तिथि से यदि 6 महीने से ऊपर मृत्यु का तिथि है उस मृत्यु प्रमाण पत्र में, तो यहाँ पे आपको एक हाफिडेविट भी लगाना पड़ेगा जो कि कचहरी से बनाना होता है, जो कि 150 से 200 रुपया तक यहाँ पे आपको कटना है, जो कि रेवेन्यू टिकट या फिर जो भी चालान होता है वो सब में यहाँ पे खर्च होता है। तो आपको कचहरी से बनवा लेना है, या फिर आपके घर के आसपास जो भी वकील होंगे उनसे कांटेक्ट करके आप नॉर्मली एफिडेविट बनवा सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इतना ही डॉक्यूमेंट लगना था। अब तो डॉक्यूमेंट भी हम समझ चुके हैं कि कौन कौन सा लगना था। इसके अलावा अब हम बात करें कि अप्लाई किस प्रकार से करनी है। तो अप्लाई करने के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट बताए हैं सभी को संलग्न करके जो भी आपके ब्लॉक हैं उस ब्लॉक के आरटीपीएस काउंटर पे जाना है। ध्यान रहे आप अपने ब्लॉक के आरटीपीएस काउंटर पे जाएंगे और वहाँ जा करके ये सारा डॉक्यूमेंट जमा करेंगे। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे वो खुद व खुद क्या करेंगे, तो विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई करके और उसी समय आपको एक रिसिप्ट दे देंगे। और उस रिसिप्ट को लाने के बाद कुल मिलाकर के 15 से 20 दिन के बाद आपको क्या करना है, तो किसी साइबर कैफे पे जा करके और वहाँ पे आपको स्टेटस चेक करवाना है कि क्या आपका जो आवेदन है ये सक्सेस हुआ या रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे ये ध्यानपूर्वक समझना है, स्टेटस ज़रूर चेक करवाना है, क्योंकि आप लोग इंतज़ार करते रह जाते हैं पैसे के लिए और इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो यही सब रीज़न है, इन बातों को ध्यानपूर्वक समझना है। तो स्टेटस चेक करवाइएगा और यदि मान लीजिए फॉर्म एक्सेप्ट हो जाता है तो uसी समय साइबर कैफ़े वाले भाइयों को आपको बताना पड़ेगा कि हमें केवाईसी कराना है। अब ये केवाईसी क्या होता है, तो जब भी आप विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन या फिर वृद्धा पेंशन योजना के लिए अप्लाई करते हैं और 20 दिन के बाद जब अप्रूव हो जाता है तो फर्स्ट टाइम आपको जो है एक केवाईसी कराना होता है, जिसे हम जीवन प्रमाणीकरण यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट बोलते हैं। यानी कि उससे ये पता चलता है सरकार को कि हाँ आप जिंदा हैं। तो फर्स्ट टाइम आपको कराना ही पड़ेगा हर हाल में। तो जब भी अप्लाई कर लें तो 20 दिन के बाद जब अप्रूव हो जाए तो जीवन प्रमाणीकरण कराइए। और जीवन प्रमाणीकरण कराने के बाद हर महीने आपको 400 रुपया आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे। इसके अलावा सालों साल यानी कि साल में एक बार आपको जो है जीवन प्रमाणीकरण कराना ही होता है। तो साल में एक बार आप ज़रूर जीवन प्रमाणीकरण करवा लिया करिए किसी भी साइबर कैफ़े पे जा करके। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये फॉर्म भी मैं आपको देने वाला हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें कमेंट करिएगा कि हमें जो है ये आवेदन फॉर्म चाहिए है, तो ज़रूर हम आपको ये आवेदन फॉर्म प्रोवाइड करेंगे।